तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने की हमने कोशिश की थी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के अलावा हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ये निकालने की हम लोग कोशिश कर चुके हैं। अब आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, दूसरा इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के बारे में कि इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट या इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने कैसे निकालना है। तीसरी चीज़ इन जो डेरिवेशंस जो मैं आज कराने वाला हूँ इसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ एक तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो कैसे करा जाएगा, स्ट्रेट लाइन किस तरह से निकालनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। तो देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। डेफिनेशन लिखिए इसकी, द टाइम पीरियड इन विच एनी सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल देखिए, सपोज मेरे पास कोई सब्सटेंस है और सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो 100 मोल पर लीटर है और इस सब्सटेंस का जो टाइम पीरियड है सपोज वो 2 साल है, तो 2 साल के बाद ये रखा हुआ है आपके पास सब्सटेंस और आफ्टर 2 years इट विल बिकम 50 मोल पर लीटर। फिर से 2 साल बाद आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा, 25 मोल पर लीटर और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। 25 मोल पर लीटर, फिर उसके बाद 12.5 मोल पर लीटर और ये धीमे धीमे डिक्रीज होता रहेगा, बट ये जीरो नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब हमें जो निकालना है वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम निकालेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो जीरो ऑर्डर से करेंगे, तो जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। तो जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे, मान लिया यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा जरा उसको समझ लीजिए। या तो क्वेश्चन आएगा कि डिराइव रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या किसी भी ऑर्डर के लिए आ सकता है, डिराइव रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, किसी एक ऑर्डर का नाम आएगा। या फिर इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा और उस न्यूमेरिकल का हमें ऑर्डर फाइंड करना होगा। 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, या तो आपको रेट लॉ का डेरिवेशन करने के लिए आएगा या न्यूमेरिकल करने के लिए आएगा, किस तरह से हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखिए, मान लिया कि कोई रिएक्शन है और वो रेट से R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इनिशियली जब टाइम 0 था, इनिशियल जो सी कंसंट्रेशन है मान लिया वो कितनी है, R इनिशियल है और प्रोडक्ट कितना होगा, शुरुआत में 0 होगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, सपोज T टाइम हम लोग निकाल लें, तो T टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मान लिया R फाइनल है और प्रोडक्ट कुछ बन जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट कितना बनता है जनरली, देखो सपोज ये R इनिशियल है और अब ये R फाइनल बचा हुआ है, तो जितना ये यहाँ से कम हुआ होगा ना उतना ही ये बना हुआ होगा। मतलब ये कितना होगा, R फाइनल माइनस R इनिशियल। और कुछ समय के बाद, मतलब T टाइम के बाद, मान लिया कि जो कंसंट्रेशन इसकी बची हुई है वो कितना होगा, R फाइनल है। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, देखो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है और बाद में जो कंसंट्रेशन बची हुई है वो इतनी है। तो जो कन्वर्टेड अमाउंट है वो कितना होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी मानी जाएगी, R फाइनल माइनस R इनिशियल। सपोज ये कितना है, 5, ये कितना बचा लास्ट में, 2, तो कन्वर्ट कितना हुआ, 3, वो 3 इसके इक्वल होगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब निकालना है रेट लॉ। तो रेट लॉ किस तरह से निकालेंगे उसको देखिए। आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ
dr अपॉन dt। अच्छा, dr अपॉन dt क्यों है? क्योंकि r के आगे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। आप चाहें तो सपोज यहाँ पे 2r अगर लिखा हुआ होगा तो ये -1/2 हो जाएगा। किसी रिएक्शन में अगर आपको न्यूमेरिकल दिया होगा और उस न्यूमेरिकल में यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ हो, सपोज 2r हो जाए, 2r इक्वल टू प्रोडक्ट, और उसके लिए रेट लॉ लिखोगे तब क्या करोगे? -1/2 यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो 1/5, पर क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ 1/1 मतलब 1 लिखा जाएगा। तो -dr अपॉन dt इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर अल्फा। अब ये जो कैलकुलेशन है किसके लिए हो रही है? जीरो ऑर्डर के लिए। तो अल्फा इक्वल टू कितना है? 0। अब अल्फा इक्वल टू 0 है तो इस 0 को उठा के यहाँ डाल दीजिए। कैसे करेंगे वो देखिए, माइनस d/dt ऑफ r इक्वल टू के r की पावर 0। अब r की पावर 0 कितना है? 1। तो r की पावर 0 अगर 1 होता है तो माइनस dr अपॉन dt इक्वल टू के। इस dt को उठाओ इधर लेके जाओ तो माइनस dr हो जाएगा इक्वल टू, इस dt को उठा के इधर लेके कितना बनेगा? के dt। यहां तक कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तो जो है ये बहुत छोटे से अमाउंट के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है, लेकिन कंप्लीट रिएक्शन के लिए अगर मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। तो ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आएगा माइनस dr इक्वल टू के dt। अब सवाल इस बात का है कि जो ये r है ना, r ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, तो वहां जाते हैं। शुरुआत कहां से हो रही है r की? r इनिशियल से, और कहां तक जा रहा है? r फाइनल तक जा रहा है। तो इसकी लिमिट लगा दीजिए, r इनिशियल से कहां तक? r फाइनल तक। यहां फंक्शन किसका है? t का फंक्शन है। तो t कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। कहां तक जा रहा है? t तक। तो 0 से जाएगा और कहां तक जाएगा? t तक। अब इसको करना है इंटीग्रेशन। जिसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं पता है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यहां पर देखो, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होगा वैसे dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? r। तो माइनस तो बाहर आ गया, dr का इंटीग्रेशन r, और इस पर लिमिट लगेगी कहां से कहां तक? r इनिशियल से r फाइनल तक। ये इक्वल टू के बाहर आएगा, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, जैसे t का डिफरेंशिएशन dt का इंटीग्रेशन t। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए। तो t, अब लिमिट कहां से लगेगी? 0 से लेके t तक। पहले यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। अब इतना कर दें तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता। ये जो अपर लिमिट है, इस फंक्शन में अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रखो, बीच में माइनस कर दो। ऐसे ही उधर भी करना है, तो कर दीजिए। माइनस अंदर क्या होगा? r की जगह पे r फाइनल, फिर r इनिशियल और माइनस कर दीजिए। r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये इक्वल टू k और t माइनस 0 t हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा r इनिशियल माइनस r फाइनल इक्वल टू के टी। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? r इनिशियल माइनस r फाइनल अपॉन t। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, वो किस तरह से करेंगे वो देखिए। ये वाली इक्वेशन भी हमारे बड़े काम की है। तो अब हमें करना है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का तरीका देखिए। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x + y = 7 और मुझे इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करा जाएगा, ये क्लास 10th में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते थे जहां आपको x और y की वैल्यू निकालनी होती थी और x और y की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी होती थी, ग्राफ ड्रॉ करना होता था, है ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। किस तरह से करना है वो देखिए। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अपनी जो इक्वेशन है, जैसे सपोज ये वाली इक्वेशन है या इस टाइप की जो भी न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन होता है, उस इक्वेशन को y = mx + c के जैसे बनाना है। पहला काम क्या होगा कि y = mx + c के जैसे बनाओ। जैसे सपोज 2x + y = 7 है। अब मुझे इसका फेस इसकी तरह बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, y = इस 2x को इधर ले गया तो -2x + 7। सपोज यहाँ 2y होता या यहाँ 3y होता, तब कैसे करते, तो तब ये 3y के इक्वल हो जाता। 3y = -2x + 7 और फिर y को क्या करना है, अकेले करना है। तो इस 3 को उठा के इसके नीचे डाल दो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें y को क्या रखना है, फ्री रखना है। y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला काम हमने कर दिया। दूसरा काम, अब आपको कंपेयर करना होगा कि x आपके पास क्या है, y आपके पास क्या है और c आपके पास क्या है। जो m है ना यहाँ पे m, इस m को हम लोग बोलते हैं स्लोप और c जो है उसका नाम है इंटरसेप्ट। तो जब आप अपनी इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो दूसरा काम, m के बारे में चेक करो, m क्या है। या तो m पॉजिटिव होगा या m नेगेटिव होगा। 0 भी हो सकता है, उसकी कंडीशन अलग है, हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो m = पॉजिटिव अगर है तो लाइन हमेशा क्या आएगी, अपवर्ड। और अगर नेगेटिव है तो क्या आएगी, डाउनवर्ड। कैसे, देखो ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, x और y को पहचाना। तो x एक्सिस पर x वाले को ड्रॉ किया, y एक्सिस पर y वाले को ड्रॉ किया। अब उसके बाद आपने जब इक्वेशन को देखा तो या तो आपके पास m पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर की तरफ हो जाएगी, अपवर्ड जाएगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अपवर्ड आप शुरू करेंगे या तो यहां से या तो यहां से या फिर यहां से। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऐसे जाएगी और नेगेटिव जाएगी तो स्लोप ऐसे जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे। तो पहली चीज हमें क्लियर होगी, m हमें क्या बताएगा कि लाइन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बस इतना ही। अब क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा। तो ये कौन बताएगा, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, c की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो अब हमें तीसरी चीज देखनी है, वो है c। तो c हमारे पास क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या हमारे पास 0 होगा या हमारे पास नेगेटिव होगा c की वैल्यू। जैसे इस वाली इक्वेशन में देखो, m तो क्या है, नेगेटिव। तो m नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। लेकिन डाउनवर्ड किस पॉइंट से जाएगी, y पॉजिटिव से जाएगी, y = 0 यानी ओरिजिन से जाएगी, या y नेगेटिव से जाएगी, ये कौन बताएगा, हमारा इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर c की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब आपके पास जो लाइन है वो शुरू कहाँ से होगी, y पॉजिटिव से जाएगी। कहाँ से जाएगी ये कौन बताएगा, c बताएगा। लेकिन किधर जाएगी ये कौन बताएगा, m बताएगा। तो और अगर आपके पास अगर 0 है तब क्या होगा, ओरिजिन से जाएगी। और अगर नेगेटिव है तो कहाँ से जाएगा, y नेगेटिव से जाएगा। तो यहाँ पर क्या है,
आपके पास सी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब लाइन यहाँ से जाएगी, किधर को जाएगी, एम बताएगा। एम क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब लाइन डाउनवर्ड जाएगी। आप इसको रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा से फिर से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। अब हम चलते हैं अपने जीरो ऑर्डर वाले ग्राफ पर। तो देखते हैं, अब ये वाला जो पोर्शन है वहाँ से कंटिन्यू होगा जहाँ हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है मैं आपको समझा चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। तो अब देखो, हमने इस इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसे करना है। तो कैसे करेंगे, इसको उठाओ, इधर ले आओ, के टी इक्वल टू आर इनिशियल माइनस आर फाइनल। अब देखो, ये तो एम एक्स जैसा लग रहा है, इन दोनों में से एक को आप x मानोगे, एक को y मानोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सपोज मैंने इसको y मान लिया। अब अगर मैंने इसको y माना है तो इसको क्या मानूंगा, c मानूंगा, ये आके इधर आ जाएगा। तो अब इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि आर आई इक्वल टू के टी प्लस आर एफ। अब कंपेयर करना है, दूसरा स्टेप क्या था, कंपेयर करो। ये हमारे पास क्या हो गया, y, ये हमारे पास क्या हो गया, m, ये हमारे पास क्या हो गया, x, और ये क्या होगा हमारे पास, c। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये mx में मैंने इसको x क्यों नहीं बोला। देखो, जो k है ना वो कांस्टेंट है, तो स्लोप हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। x की वैल्यू वेरिएबल होगी, तो जो वेरिएबल होगा वो हमेशा x होगा, और कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा m होगा, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो कैसे करा जाएगा, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, कंपेयर करेंगे। y एक्सिस पे y को लिखेंगे और x एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे, है ना। तो अब क्या करा जाएगा, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। m की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब लाइन कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी। तो या तो अपवर्ड यहाँ से होगी, या अपवर्ड यहाँ से होगी, या अपवर्ड यहाँ से होगी। अब कहाँ से होगी ये कौन बताएगा, c बताएगा। तो c क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, इसका मतलब लाइन यहाँ से जाएगी। बुक में आप लोग को ये वाला ग्राफ नहीं दिखेगा, बुक में आपको ग्राफ डाउनवर्ड दिख रहा होगा। तो वो इसलिए डाउनवर्ड है क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आर एफ की लिखी होगी। अब वो कैसे करना है वो देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये हमारे पास आर आई आ गया, इतना पोर्शन क्या है, इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट क्या है, आर एफ। यहाँ से आप और क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप, अगर मुझे इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये वैल्यू किसकी है, थीटा की है, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्लोप के बराबर, मैंने बताया था। और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, के के बराबर है। तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स के, और के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। इस तरह से हम लोग थीटा भी निकाल सकते हैं। इस ग्राफ का जो तरीका है वो दूसरे स्वरूप से भी बना सकता है। अब देखो किस तरह से हम बना सकते हैं। इसी ग्राफ को अगर मुझे पलटना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो अब अगले तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कि के टी इक्वल टू आर आई माइनस आर फाइनल है। पिछली बार मैंने इसको y माना था, अब की बार मैं इसको y मानता हूँ। तो जब मैं इसको y मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, इसको उठा के इधर डाला जाएगा। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए, r फाइनल ये इक्वल टू, तो r फाइनल इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो r इनिशियल माइनस के टी, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। अब r फाइनल इक्वल टू r इनिशियल माइनस के टी हो जाएगा। तो ये क्या है, y, ये क्या है आपके पास, c, ये क्या है आपके पास, m, और ये क्या है आपके पास, x। अब क्या करोगे, फिर अगेन वही काम करना है।
वाई एक्सिस पे वाई को ले जाओ, एक्स एक्सिस पर एक्स को ले जाओ, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, एम देखना है। तो एम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर एम की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या करोगे, लाइन को डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड तो जाएगी लाइन, लेकिन कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, या वाई नेगेटिव से जाएगी, ये कौन बताएगा, किधर को जाएगी ये तो बताएगा एम, लेकिन कहाँ से जाएगी, शुरू कहाँ से होगी, वो कौन बताएगा, सी। और सी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इतना पोर्शन हमारे पास इंटरसेप्ट हो जाएगा, और जब इतना पोर्शन आपके पास इंटरसेप्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर आई, इसकी वैल्यू यहाँ पे आर आई होगी। यहाँ पर अगर आपको m के बारे में बात करना है तो m किसके बराबर है, माइनस के बराबर होगा। मतलब टेन थीटा किसके बराबर है, माइनस के बराबर होगा। थीटा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स माइनस के। और फिर इसको टेग्नोमेट्री की वैल्यू से आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। इस तरह से ये क्या है आपके पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स करेंगे। अब इसके बाद जो इसमें अगला पोर्शन आता है, ये ग्राफ आप लोग बना लेंगे, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करा जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब वो कैसे करेंगे उसको देखिए। तो अब निकालना है हम लोग को हाफ लाइफ पीरियड। तो आप जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम पीरियड इतना होता है कि फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ। तो मैं कह सकता हूं, अच्छा टाइम पीरियड को ना जो हाफ लाइफ होगा उसको आप t 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, या t 0.5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इफ t इक्वल टू t हाफ है तो फाइनल कंसेंट्रेशन किसकी इक्वल हो जाएगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ। बस अब इस वैल्यू को उठाया यहां पुट कर दीजिए। तो k इक्वल टू आर इनिशियल माइनस आर फाइनल कितना है, आर इनिशियल अपॉन 2 अपॉन टी हाफ। वैल्यू किसकी निकालनी है, टी हाफ की निकालनी है। तो टी हाफ को उठा के डाल दो, इक्वल टू आर इनिशियल माइनस आर इनिशियल अपॉन 2 कितना हो जाएगा, आर इनिशियल अपॉन 2k। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे एक चीज आपको और देखने को मिल रही होगी कि जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको ये सारा डेरिवेशन कर देना इस तरह से, बस और कुछ नहीं करना है। अब आता है इसका ग्राफ, कि ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे। तो अगेन वही चीज है, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। आप कैसे करोगे, आर आई इक्वल टू 2k टी हाफ, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन बन जाएगी। तो अगेन ये मेरे पास क्या है, y, ये मेरे पास क्या है, m, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये क्या है, x। तो y की जगह y को लिखो, x की जगह x को लिखो, और m तो स्लोप है, y x। अब हमें क्या देखना होता है, m देखना होता है। तो m क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, क्योंकि y इक्वल टू केवल mx है। तो इसका मतलब लाइन कहाँ से जाएगी, अगर c पॉजिटिव होता है तो लाइन ऊपर से जाती है, c नेगेटिव होता है तो लाइन नीचे से जाती है, पर c क्या है, 0, तो लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से। इस तरह से इसका ग्राफ ये बनेगा। अच्छा यहाँ पे अगेन फिर स्लोप कितना होगा, तो m इक्वल टू
2k, तो tan थीटा होता है ना, तो थीटा की 2k, m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 2k के इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2k। इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ था हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में। क्वेश्चन एग्जाम में मैं फिर बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आएगा कि हाफ लाइफ पीरियड के लिए आप एक्सप्रेशन निकाल दीजिए, निकाल दिया। ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ प्रूव करने के लिए आएगा, आ जाएगा। उसके ग्राफ पहचानिए, ग्राफ बना सकते हैं। और उसके अलावा क्या आ सकता है, उसके अलावा थीटा निकालने के लिए कहीं आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछते थीटा, बट कॉम्पिटेटिव में पूछ सकते हैं, तो आपको थीटा निकालना भी आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, बस ये तो सब कुछ आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए है। हाँ, एक और चीज़ आ सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल बताइए, तो उसके लिए मैं PDF आपको जो नोट्स है वो मैं आपको दे दूंगा, किस तरह से हम लोग जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल लिखेंगे। ये 4 या 5 एग्जाम्पल हैं, वो आपके एग्जाम में याद करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने इनिशियली कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो 4 या 5 रिएक्शंस हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, या गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह सब करेंगे। ये सब कुछ जीरो ऑर्डर के बारे में है।